तो हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे। और मैं आशा करता हूं कि आप लोग की तैयारी बीटीएससी जेई की बहुत ही अच्छी लेवल की चल रही होगी। ठीक है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल कुमार आपका स्वागत करता हूं स्टडी विद सिविल एमसीक्यू के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, आज मैं फिर से एक नई ऊर्जा और नई उमंग और नई लाइन, दो लाइन के साथ मैं आज की क्लास को स्टार्ट कर रहा हूं, जो कि डे नंबर 9 है। ठीक है। वैसे जितने भी मेरे भाई जो अभी तक, या फिर जितने भी नए, जितने भी मेरे भाई लोग हैं जो अभी तक फिलहाल में जितने भी पीछे सेट हुए हैं, अगर वो नहीं देखे हैं तो कृपया उन लोग से अपील है कि आप लोग जरूर सारा सेट कंटिन्यू करते चलें। आप लोग को सारा तभी समझ में आएगा। आज अगर आप सेट नंबर 9 देख रहे हैं तो आपको सेट नंबर 8 भी देखना चाहिए, सेट नंबर 7 भी देखना चाहिए, क्योंकि दिन पर डे हम लोग कुछ कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। आप लोग क्वेश्चन का लेवल देखा होगा, कुछ कुछ हम लोग नया सोच रहे हैं कि कुछ नया करें। ठीक है। तो उसी के साथ हम लोग आगे की ओर बढ़ रहे हैं। ठीक है। तो जितने भी मेरे भाई लोग हैं, प्रीवियस जितने भी सेट हुए हैं रेस्ट में, सारा सेट आप लोग देखते चलें। ठीक है। क्वेश्चन का लेवल देखते चलें। और फिर अभी तो शुरुआत है, अभी तो बहुत दूर तक हम लोग को चलनी है। ठीक है। तो बस चलिए, आज की जो दो लाइन है, दो लाइन के साथ हम लोग क्लास की शुरुआत करते हैं। देखिए लाइन क्या है। ना संघर्ष ना तकलीफ, ना संघर्ष ना तकलीफ तक खाक मजा है जीने में, ना संघर्ष ना तकलीफ तक खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। भाइयों, यही लाइन और यही जोश और यही जुनून के साथ आप लोग डेडिकेशन के साथ लगे रहें। ठीक है। बस आप लोग का सपोर्ट चाहिए। और आप लोग जितने भी क्वेश्चन जा रहे हैं, क्वेश्चन को देखें। जो क्वेश्चन आप लोग को नया लग रहा है अपना कॉपी में नोट डाउन करें। ठीक है। चलिए आज की क्लास हम लोग शुरुआत करते हैं। तो आज की क्लास की फर्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, क्या है जी? अच्छा क्वेश्चन है, बताइए। द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ स्ट्राडोस इज कॉल्ड, बताइए। आपका बिल्डिंग कंपोनेंट का क्वेश्चन है, बताइए कि द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ स्ट्राडोस इज कॉल्ड, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? पहली बात कि हम लोग इसका फिगर बनाएंगे कि इसका फिगर कैसा होता है भाई। सबसे पहले फिगर, तभी तो हम लोग उसमें सारा जितने भी नोमेनक्लेचर है हम लोग सारा बात करते हैं। ठीक है। एक बाय वन करके देखिए। फर्स्ट क्या होता है, ये का एक लाइन हो गया, एक लाइन ये हो गया, मतलब ये ब्रिक वर्क हो यहाँ पे। ठीक है। इस टाइप से। ठीक है। यहाँ से आपका इस स्टेप से आएगा। ओह, थोड़ा सा बड़ा करेंगे। इसी फिगर में सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। ठीक है। टेंशन नहीं लेना है। एकदम परफेक्ट बनाया एकदम। ठीक है। ठीक है। जो इसके बाद जो अगला होगा वो यहीं से शुरुआत होगा। ठीक है। तो हम लोग उसके बारे में अभी नहीं कर रहे, बस एक आपको थोड़ा समझाने के लिए मैं इस फिगर को ड्रॉ किया है। ठीक है। हमको इस फिगर पे काम करना है। ठीक है। चलिए, ये मेरा ब्रेक वर्क रहा। ठीक है। ये जो आपका हुआ, ये देखिए बीच का जो लाइन हुआ यहाँ से। ठीक है। ये जो मेरा लाइन है, ये जो मेरा बीच का जो, ये आपका क्या हो गया, इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, हाइट ऑफ क्राउन। क्या बोलते हैं? हाइट ऑफ क्राउन। अरे मच्छर यार, ये आपको हो गया क्राउन, हाईएस्ट पॉइंट इसी को बोलते हैं। ठीक है। जो आप लोग पता होगा इसके बारे में। ठीक है। ये मेरा हो गया क्राउन। ठीक है। अब चलिए इसमें हम लोग थोड़ा ब्रिक वर्क कर देते हैं। इसी टाइप से रहता है ना यार। आप लोग आप चीज़ देखे होंगे पुराने पुराने, जब आप लोग कहीं भी जाते हैं तो आप लोग को ऐसा ऐसा देखने को जरूर मिलता होगा। ठीक है। जो अभी नहीं नहीं फिलहाल ये पुराने पुराने स्ट्रक्चर आपको इस टाइप से देखे 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 आप लोग को लगता होगा। ठीक है। देखे होंगे जरूर, ऐसा नहीं है कोई मैं मतलब नया नहीं बना रहा हूँ ये। ठीक है। ये जो इनर पार्ट है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इंट्राडोस। और जो अपर पार्ट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्स्ट्राडोस। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्स्ट्राडोस। ठीक है।
ये मेरा हो गया क्या, इंट्राडोस, और अपर पार्ट क्या हो गया, एक्स्ट्राडोस, और ये जो आपका बीच में जो सेंट्रल पोर्शन है, जो हाईएस्ट पॉइंट है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्रॉन बोल रहे हैं। ठीक है, इसका तो आंसर क्रॉन हो गया, लेकिन हम लोग और इसके जितने भी इसके जितने भी नोमेनक्लेचर होते हैं सारा हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखिए हो गया ये। और ये जो आपका ये जो ब्रिक ब्रिक टाइप में जो आपको लगता है, ये क्या है, बेसोसोर है, ये ना, बेसोर्स, VOUSSOIRS। ठीक है, इसको हम लोग बेसोर्स बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए ये जो यहाँ पर लगा हुआ है, ये वाला ब्रिक, मतलब ब्रिक नहीं है, मतलब कुछ ये स्ट्रक्चर का ये पार्ट है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेंड्रल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्पेंड्रल। जैसे यहाँ पर स्पेंड्रल होगा तो यहाँ पर भी आपका ये इस पार्ट को भी हम लोग स्पेंड्रल बोलते हैं। ठीक है, स्पेंड्रल बोलिए, फिर स्ट्रेंजर बोलिए, स्प्रेंजर, SPRINGER, दोनों सेम ही है। ठीक है, क्या बोलते हैं, स्प्रेंजर। ठीक है, इंट्राडोस हो गया, इंट्राडोस हो गया, एक्स्ट्राडोस हो गया, आपका क्राउन हो गया, स्प्रिंजर हो गया, और क्या बचा गया, और क्या बच गया इसमें जी, देखिए तो, और कुछ है क्या, ये आपका ये सेंटर हो गया। ठीक है, ये आपका, ये तो आपका स्पान हो गया। ठीक है, ये मेरा सेंटर हो गया। और कुछ है, हमको क्या बोल रहा था, द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ एक्स्ट्राडोस, हाईएस्ट पॉइंट ऑफ एक्स्ट्राडोस, एक्स्ट्राडोस का जो हाईएस्ट पॉइंट होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्रॉन बोलते हैं। तो क्रॉन डी इज अ राइट आंसर। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। बताइए, द मेन रेल टू विच द टंग रेल फिटेड इज कॉल्ड। जो मेन रेल में हम लोग जो टंग रेल फिट करते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, टंग टंग बोलते हैं, विंग बोलते हैं, या फिर हम लोग उसके स्टॉक बोलते हैं, या फिर हम लोग फ्लैंज बोलते हैं। बताइए, ये तो होगा नहीं, ये तो आप लोग जानते हैं, इतना कंफर्म है। या फिर स्टॉक रेल होगा, या फिर आपका टंग रेल होगा। ठीक है, या फिर मेरा विंग रेल होगा। बताइए बताइए, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, द मेन रेल टू बी फिटेड टू विच द टंग रेल इज फिटेड इज कॉल्ड। जो मेन रेल में हम लोग जो टंग रेल फिट करते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्टॉक रेल बोलते हैं। याद रखिए, क्या बोलते हैं, स्टॉक रेल बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर। टंग रेल कैसा होता है, इसका टेपरिंग से, इसका जो सेक्शन होता है टेपर टाइप में होता है, टेपर टेपर समझते हैं, टेपर इस टाइप से, इस टाइप से। ठीक है, मतलब टेपरिंग इस टाइप से। ठीक है, इस टाइप से, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टेपरिंग बोलते हैं। तो इसको ये आपका हो गया टेपरिंग, मतलब टेपरिंग इसका सेक्शन होता है, टंग रेल का टेपरिंग सेक्शन भी हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। बताइए ये किसका किसका साइन है, ये ऑफसेट है, ट्रिम है, या फिर आपका लाइन है, या फिर मूविंग है, मूव है। बताइए, विच द फॉलोइंग कंपोनेंट कमांड कमांड, ठीक है, ऑटोकैड से कमांड रिप्रेजेंट द आइकन स्टूडेंट गिवन बोलो। बताइए बताइए, किसका फिगर है, एलवेज ये ऑफसेट का फिगर है, जो कि आप लोगों को पता है, ऑफसेट का फिगर है। नेक्स्ट देखिए क्या है, एज पर खोसला थ्योरी द एग्जिट ग्रेडियंट ऑफ ए सरफेस, एग्जिट ग्रेडियंट ऑफ सरफेस फ्लो डिपेंड अपॉन। खोसला थ्योरी का सबसे पहले आप लोग हमको फार्मूला बता दीजिए, क्योंकि फार्मूला एग्जाम में पूछता है, इसीलिए मैं आपसे फार्मूला पूछ रहा हूँ। खोसला थ्योरी का फार्मूला क्या होता है, बताइए। एग्जिट ग्रेडियंट इज इक्वल टू, एग्जिट ग्रेडियंट क्या होता है जी, H/D इंटू 1/पाई रूट, पाई रूट क्या, लेमडा, पाई रूट लेमडा। H/D ये D है, ठीक है, H/D, ठीक है, H/D 1/पाई रूट लेमडा, ये आपका हो गया एग्जिट ग्रेडियंट। ठीक है, ये मेरा फार्मूला हो गया, इससे भी आपको क्वेश्चन ये डायरेक्ट फार्मूला एग्जाम में पूछता है। ठीक है, डायरेक्ट एग्जाम में फार्मूला पूछता है, तो फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। तो याद रखिएगा, जो आपका खोसला थ्योरी द एग्जिट ग्रेडियंट ऑफ ए सरफेस फ्लो डिपेंड अपॉन किस पे, देखिए तो हाइट और विड्थ है जी, विड्थ द डेप्थ है ना, विड्थ द डेप्थ पे डिपेंड करता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, ये सबसे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, कि बीच द फ्लोइंग प्रोसेस इज, अरे यार इसको ऊपर कर दिया, नीचे रखो। बताइए, बीच द फ्लोइंग प्रोसेस इज द मोस्ट कॉमन यूज फॉर सेटिंग द टेंजेंट। बताइए, इनमें से कौन सा प्रोसेस है जो आपको
कॉमन मेथड है, कॉमन मेथड है जो सेटिंग को टेंजेंट में फिक्स करने में काम करता है। मोस्ट कॉमनली यूज फॉर सेटिंग ऑफ टेंजेंट, जो मोस्ट कॉमन है बताइए, जो सेटिंग ऑफ टेंजेंट करने का प्रोसेस करता है, बताइए कौन सा मेथड होता है? रैंकाइन मेथड, टू थ्योरेट मेथड, ट्रायल और एरर मेथड, या फिर टेक्नोमीटर मेथड। आप ध्यान दीजिएगा, आपका जो रैंकाइन मेथड हो गया, आपका टू थ्योरेट मेथड हो गया, और आपका जो टेक्नोमीटर मेथड हो गया, ठीक है। ये जो तीनों मेथड है, ये तीनों मेथड क्या है? आपका एंगुलर मेजरमेंट का है। क्या है? एंगुलर मेथड है। तो ये एंगल फाइंड करता है, एंगुलर मेथड है ये। क्या है? एंगुलर मेथड। लेकिन जो मेरा ट्रायल एंड एरर मेथड है, ट्रायल एंड एरर मेथड है, ये मेरा क्या है? कॉमन सेटिंग ऑफ टेंजेंट है, ठीक है। कॉमन क्या है? टू मोस्ट कॉमनली यूज फॉर सेटिंग द टेंजेंट, मतलब टेंजेंट को सेट करने के लिए हम लोग ट्रायल एंड एरर मेथड का यूज करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी लीजिए करेक्ट आंसर। रैंकाइन मेथड का बात बोले, रैंकाइन मेथड का बात बोले, टू थ्योरेट मेथड का बात करें, या फिर टेकोमीटर मेथड का बात करें, ये तीनों जो मेथड है ये बेसिकली आपका एंगुलर मेजरमेंट फाइंड करने का मेथड है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। बताइए, यू आर नॉट कॉन्स्टेंट बाई एक्स वाई प्लेन व्हेन यू थ्रू ए मॉडल। बताइए उसका इंजीनियरिंग ड्राइंग का क्वेश्चन है। बताइए, यू आर नॉट कॉन्स्टेंट बाई एक्स वाई प्लेन व्हेन यू स्पेस थ्रू ए मॉडल, तो फ्लाई होगा, ठीक है। फ्लाई यू आर नॉट ए कॉन्स्टेंट बाई एक्स वाई प्लेन व्हेन यू फ्लाइंग थ्रू ए मॉडल, ठीक है। व्हेन यू फ्लाइंग थ्रू ए मॉडल, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ये सब क्वेश्चन थोड़ा सा 2-3 बार पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। इसे प्रॉपर याद नहीं रहेगा क्योंकि देख रहे हैं कुछ कुछ नया नया टर्म आ रहा है, ठीक है। देखिए क्या है कि थिकनेस कितना पूछ रहा है? डैम प्रूफ कोर्स का कितना होता है जी? बताइए। 2.5 सेंटीमीटर, लेकिन यहाँ 2.5 सेंटीमीटर नहीं दिया, उसके करीब क्या है? 20 mm, ठीक है। 20 mm याद रखिएगा। अच्छा, डैम एक अगर मेरा मान के चलिए कि डीपीसी है, ठीक है, डैम प्रूफ कोर्स है, ठीक है। इसका हम लोग ये जो यूनिट होता है क्या होता है? मीटर स्क्वायर में होता है। तो 1 मीटर स्क्वायर में आपका डैम प्रूफ कोर्स का वेट कितना होता है? 1 मीटर स्क्वायर में आपका डैम प्रूफ कोर्स जो हम लोग यूज किए हैं, इसका वेट कितना होता है? वेट कितना भारी रहता है? 1 मीटर स्क्वायर हम लोग कास्टिंग करेंगे तो इसका वेट लगभग कितना आएगा? क्वेश्चन पूछा गया, इसीलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ। याद रखिएगा, जब मेरा 1 मीटर स्क्वायर मेरा डीपीसी है, उसका जो वेट आएगा लगभग 3.3 kg आएगा, ठीक है। कितना आएगा? 3.3 kg आएगा। ये आप याद रखिएगा। आगे इससे आपको आगे नोमेरिकल मिलेगा, ठीक है। क्या है इसका आंसर? हो गया ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्या है? विच टाइप ऑफ कंपास कैन यूज विदाउट ट्राइपॉड? बताइए कौन सा कंपास है? ये तो आप लोग जान रहे हैं कि ये तो नहीं होगा, नहीं, ये दोनों आराम से आप लोग एलिमिनेट कर सकते हैं। बात रह गया सर्वेइंग कंपास या फिर प्रिज्मेटिक कंपास। बताइए, प्रिज्मेटिक कंपास में हम लोग यूज करते हैं, किसमें यूज नहीं करते हैं? किसमें पूछ रहे हैं? नॉट यूज, विदाउट यूज ऑफ ए ट्राइपॉड, किसमें यूज नहीं करते हैं? तो याद रखिएगा, आपको जो प्रिज्मेटिक कंपास है, क्या है? प्रिज्मेटिक कंपास है, जिसमें हम लोग विदाउट ट्राइपॉड हम लोग इसका रीडिंग ले सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई आपका ट्राइपॉड का रिक्वायर्ड नीड नहीं होता है, ठीक है। इसमें जो आपका अच्छा, इसका जो लिस्ट काउंट कितना होता है? बताइए, प्रिज्मेटिक कंपास का लिस्ट काउंट कितना होता है? 30 मिनट। आपका सर्विंग कंपास का लिस्ट काउंट 15। बोलना पड़ेगा जी, सब तो आप लोगों को पता ही है, ठीक है। मैं इस बार कितना इसके बारे में कल भी एक बार मैं पिछले सेट में इस टॉपिक से डिस्कस हुआ है कुछ पॉइंट। इसका नीडल कैसा होता है, सर्वेयर कंपास का नीडल कैसा होता है, प्रिज्मेटिक कंपास का नीडल कैसा होता है, इसमें से प्रिज्मेटिक कंपास क्या रीडिंग दोनों साथ साथ रीडिंग और साइटिंग दोनों साथ साथ करता है, और इसका टेम्पोररी एडजस्टमेंट क्या है, परमानेंट एडजस्टमेंट क्या है, सारा मैं बताया हूँ। प्रीवियस जितने भी सेट हुए हैं जरूर जाके सारा सेट देखें, क्योंकि कुछ ऐसा है जो कि इसमें नहीं है, इस वीडियो में नहीं है, लेकिन आपको प्रीवियस वीडियो में सेम कॉन्सेप्ट पे सेम पॉइंट आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसलिए भी जितने भी सेट हो रहे हैं सारा सेट आप लोग कंटिन्यू रखें। तो इसमें क्या बोल रहा है कि विच टाइप ऑफ कंपास कैन बी यूज फॉर विदाउट
ट्राइपॉड। तो किस में हम लोग यूज नहीं करते हैं? प्रिज्मेटिक कंपास में। इसका जो ग्रेजुएशन होता है, ग्रेजुएशन जो होता है कितना होता है? 0 से 360 डिग्री। ठीक है, इससे कितना होता है? ये क्वाड्रेंटल बियरिंग होता है, ये आपका 0 से 90 डिग्री होता है। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। बताइए, विच ऑफ द फ्लोइंग फ्रेमवर्क कंसिस्ट ऑफ रो of the vertical post which carry a small wooden beam at their top। बताइए कि एक रो में वर्टिकल पोस्ट, मतलब वर्टिकल कोई पोस्ट है, ठीक है, मतलब मान के चलिए कोई कॉलम है, ठीक है, यही पूछ रहा है, देखिए बोल रहा है विच द फॉलोइंग टाइप ऑफ फ्रेमवर्क पूछ रहा है कि इनमें से कौन फ्रेमवर्क इसमें यूज होगा। ठीक है, विच द फ्लोइंग फ्रेमवर्क कंसिस्ट ऑफ रो ऑफ द वर्टिकल पोस्ट। ठीक है, वर्टिकल पोस्ट में लगा हुआ है फ्रेमवर्क, तब बोल रहा है कि उस पे जो लोड आ रहा है, कैरी अ स्मॉल वुडन लोड आ रहा है। ठीक है, वुडन बीम उस पे रखा हुआ है, मतलब उसी पे, मतलब बीम रखा हुआ है, इट मीन्स कि बीम का लोड आ रहा है। क्या कर रहा है कि विच कैरी अ स्मॉल वुडन बीम एट देयर टॉप। तो बोल रहा है कि उस किस टाइप का वो फ्रेमवर्क होगा? वो आरसीसी स्लैब होगा? एकदम नहीं। थोड़ा क्वेश्चन पढ़ो ठीक से कि रो ऑफ द वर्टिकल पोस्ट विच कैरी अ स्मॉल वुडन लोड, वुडन अ स्मॉल वुडन बीम, अच्छा वुडन बीम एट द टॉप, मतलब टॉप पे स्मॉल वुडन बीम रेस्ट किया गया है। ठीक है, उसी पे रखा गया है, उसे बोले क्या बोलते हैं? आरसीसी फ्लोर। आरसीसी फ्लोर बोलते हैं उसको, ना ही बीम आरसीसी बीम बोलते हैं, ना आरसीसी कॉलम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? आरसीसी फ्लोर बोलते हैं, जो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, बताइए द आउटर प्रोजेक्शन ऑफ द थ्रेड ऑफ स्टीयर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? आउटर प्रोजेक्शन क्या होता है थ्रेड का? ये सब कुछ तो इजी है, सारा फुल टॉस है, सीधे मारिए बाहर। द आउटर प्रोजेक्शन ऑन द थ्रेड ऑफ स्टेयर। स्टेयर के बारे में तो आप लोग सारा चीज़ पता होगा, कितने डिग्री पर इंक्लाइन रहता है, कितने नंबर स्टैंडर्ड स्टेयर कितना होता है, मतलब स्टैंडर्ड राइजर कितना होता है। ठीक है, उसका उसमें जितना भी नोमेनक्लेचर है, तो गोइंग हो गया आपका, राइजर हो गया, ट्रेडर हो गया, हैंडरेल हो गया, सारा तो आपको इसके बारे में पता ही होगा। ठीक है, बताइए कि द आउटर प्रोजेक्शन ऑन द थ्रेड ऑफ स्टेयर, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? वर्ग नहीं बोलते, नोजिंग, या फिर गोइंग, या फिर आउट ऑफ क्रॉप। बताइए उसे बोले क्या बोलते हैं? अरे यार, आप लोग तो जानते ना, नोजिंग बोलते हैं। आप लोग आउटर प्रोजेक्शन नहीं समझ रहे हैं? ये जो निकला हुआ रहता है ना, यहाँ से तो हो गया, ये भरा हुआ रहता है, ये इस टाइप से रहता है। ठीक है, तो ये जो निकला हुआ आउटर प्रोजेक्शन ना, इसमें भी निकलेगा, 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 ये जो आउटर प्रोजेक्शन है, इसी को बोल रहा है, क्या बोल रहा है इसको? नोजिंग बोल रहा है। क्या बोल रहा है? नोजिंग। नोजिंग इज ए करेक्ट आंसर, बी इज ए करेक्ट आंसर। ठीक है, बताइए द लेवल अप टू विच द रिजर्वायर शुड बी फुल ऑफ वाटर इस टर्म, उस टर्म को हम लोग क्या बोलते हैं? लेवल अप हो रहा है, ठीक है, देख रहे हैं, द लेवल अप टू विच द रिजर्वायर, उस रिजर्वायर में शुड बी फुल ऑफ वाटर, वाटर फुल हो रहा है, वाटर फुल हो रहा है, उस टर्म को हम क्या बोलते हैं? मैक्सिमम लेवल। ठीक है, ना कि मैक्सिमम लेवल, हाई लेवल मार दीजिएगा, सरफेस लेवल मार दीजिएगा, ऐसा नहीं मार रहा है, थोड़ा क्वेश्चन को आराम से पढ़ना है। ठीक है, द रिजर्वायर शुड बी फुल ऑफ ए वाटर इज टर्म एज, फुल ऑफ ए वाटर इज टर्म एज इज नोन एज मैक्सिमम लेवल। ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर। बताइए, अच्छा क्वेश्चन है, कल हम लोग इसके बारे में बहुत अलग अलग लेटरिंग का, ड्राइंग लेटरिंग का आप लोग का हाइट भी बताए थे ना कल हम, कल के क्लास वाले में। और आज की क्लास में क्या उसी से रिलेटेड, उसी टॉपिक से रिलेटेड है कि व्हाट इज द रिकमेंडेड हाइट, हाइट पूछ रहा है। ठीक है, ऑफ लेटर्स न्यूमेरिकल ऑफ सब टाइटल का हाइट कितना होता है? बताइए, सब टाइटल का हाइट हाइट पूछ रहा है, कितना होता है? 5 से 7 mm, या फिर मेरा 5.5 से 5 mm, कितना होता है जी? सब लेटर हाइट, सब टाइटल्स का। ठीक है, सब टाइटल्स एक रहता है, आपको टेबल में बता देता हूँ, एक टेबल इसके लिए मैं बना देता हूँ, अच्छा रहेगा। देखिए, यहाँ मेरा क्या है? आइटम है, ये टेबल याद रखिएगा, पूछ देगा क्वेश्चन, इससे भी रह सकता है। साइज ऑफ हाइट, साइज हाइट, ठीक है, साइज हाइट
जो आपका किस में रहेगा, एमएम में। ठीक है, फर्स्ट मेरा क्या है, जैसे यहाँ फर्स्ट ने पूछ दिया किसके बारे में, सब टाइटल, सब टाइटल हो गया, इसका हेड क्या हो गया। फिर आपका दूसरा आपका आता है टाइटल ऑफ ड्राइंग, ये फर्स्ट हो गया। दूसरा टाइटल्स ऑफ ड्राइंग, थोड़ा सा टाइटल ऑफ ड्राइंग, ये आपका 2 हो गया। बताइए सब टाइटल का हाइट कितना होता है। सब टाइटल का हाइट कितना होता है जी, 5 mm, 7 mm, 5.5 mm, या फिर 3.5 से 5.5 mm। याद रखिएगा सब टाइटल का जो आपका हाइट होता है 3 mm, 4 mm, 5 mm, सॉरी 5 mm, 6 mm। ठीक है, इसी के रेंज में ये वेरी करेगा। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर बोला जाए तो करेक्ट आंसर जो इसका होगा 3.5 mm से 5 mm तक होगा। ठीक है, 3.5 mm से 5 mm तक किसका हाइट होगा, सब टाइटल का। ठीक है, इसके बाद आपका क्या है, टाइटल ऑफ ड्राइंग। टाइटल ऑफ ड्राइंग का हाइट क्या होगा जी, टाइटल ऑफ ड्राइंग का हाइट क्या होगा, 6 से 8 होगा, 6 से 8 mm होगा। ठीक है, ध्यान देना है। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। बताइए विच डोर इज रिकमेंडेड व्हेन प्राइवेसी कंबाइंड विथ ए नेचुरल वेंटिलेशन इज डिजायर। बताइए क्या कह रहा है कि कौन सा डोर है जो कि प्राइवेसी, ठीक है, व्हेन प्राइवेसी कंबाइंड, प्राइवेसी के साथ साथ नेचुरल वेंटिलेशन को डिजायर करता है। बताइए उसे हम लोग कौन सा डोर कहते हैं, कोलैप्सिबल डोर, या फिर मेरा लोबरेट डोर, रिवॉल्विंग डोर, या फिर मेरा रोलिंग स्टील शटर डोर। बताइए डोर के बारे में पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ डोर आप लोग, कि आपका रिवॉल्विंग डोर क्या होता है, रोलिंग स्टील विथ शटर डोर क्या होता है, उसके बाद आपका लेबरेट डोर क्या होता है, कोलैप्सिबल स्टील डोर क्या होता है, इसके बारे में पढ़े आप लोग ना, कि नहीं पढ़े, बताइए। पढ़े होंगे जरूर, ऐसा बात नहीं कि नहीं पढ़े होंगे सब। ये भी इजी क्वेश्चन है, कहीं कितना लोग को तो इसका आंसर भी पता होगा, तो आप लोग भी बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। क्या बोल रहा है कि प्राइवेसी के लिए भी और नेचुरल वेंटिलेशन के लिए भी डिजायर है, मतलब दोनों उसमें हो रहा है। प्राइवेसी भी हो रहा है, मतलब सुरक्षा भी हो रहा है उस गेट से, और उससे हवा भी आ रहा है, मतलब वेंटिलेशन के लिए भी जैसे हवा आ रहा है, आपका लाइट आ रहा है, दोनों भी हो रहा है उससे कम से उस वाल्स सॉरी उस डोर से। उस डोर को हम लोग क्या बोलते हैं, याद रखिएगा। जब भी आपका बोले कि कोई भी डोर है जिसमें आपका प्राइवेसी भी मेंटेन किया जा रहा है, साथ ही साथ उसमें एयर भी आ रहा है, और साथ साथ लाइट भी आ रहा है, क्या आ रहा है, एयर भी आ रहा है, लाइट भी आ रहा है, उस डोर को हम लोग क्या बोलते हैं, एलवेज लोबरेट डोर बोलते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्या बोलते हैं हम लोग, लोबरेट डोर, जो कि बी इज ए करेक्ट आंसर है। ठीक है जोर, ठीक है दोस्त। इसके बाद देखिए एक रिवॉल्विंग डोर होता है, रिवॉल्व। बताइए रिवॉल्विंग डोर इट मीन्स, रिवॉल्विंग डोर का यूज हम लोग ज़्यादातर कहाँ देखते हैं, बताइए तो। रिवॉल्विंग डोर का ज़्यादातर यूज हम लोग देखते हैं कहाँ पे, आपका टेम्पल्स हो गया, मंदिर हो गया। ठीक है, मंदिर में देखे होंगे, मतलब इसी टाइप से मतलब राउंड सर्कल में ये वाल ये घूमता है, रिवॉल्विंग घूमता है। ठीक है, एक इधर से घूमेगा, फिर इधर से एक आदमी यहाँ रहेगा, एक यहाँ, मतलब आप लोग कोऑर्डिनेट समझ रहे हैं ना। देखिए आपको समझा देता हूँ, यहाँ इस टाइप से ये वाल, इस टाइप से ये रहता है। ठीक है, ये ओपन रहता है पूरा इसी तरह, इसी शेप में, थोड़ा एज्यूम कीजिए उस टाइप से रहता है। ठीक है, यहाँ पर आदमी आएगा, मतलब ये रहता नहीं है, इसी टाइप से रहता है। ये सिर्फ आपको मैं समझाने के लिए बता दिया। यहाँ पर आदमी आएगा, ठीक है, ये इधर से घूमेगा यहाँ तक, तो ये वाला यहाँ जो आदमी है यहाँ से एंटर कर जाएगा मंदिर में। फिर जब ये वाला यहाँ पर आएगा तो ये वाला इधर एंटर कर जाएगा, मतलब इस टाइप से ये घूमता रहता है, घूमने वाला ये डोर है, हम लोग रिवॉल्विंग डोर बोलते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। देखिए अकॉर्डिंग टू IS कोड ए गुड एग्रीगेट शुड बी नॉट बी। बताइए शुड नॉट बी, एक कोई गुड मतलब गुड एग्रीगेट होता है जिसमें क्या नहीं प्रेजेंट होता है, जिसके कारण वो गुड एग्रीगेट नहीं कहलाता है। बताइए अकॉर्डिंग टू IS कोड के हिसाब से है। ठीक है, IS कोडल वैल्यू है ये, कि एक गुड एग्रीगेट शुड नॉट बी कंटेन, उसमें क्या नहीं होता है।
केमिकली इनर्ट, ऑर्गेनिक, सफिशिएंटली हार्ड एंड ड्यूरेबल, या फिर सफिशिएंटली स्ट्रांग। बताइए, एक गुड एग्रीगेट के अंदर क्या नहीं होना चाहिए? ऑर्गेनिक होना चाहिए, आपका केमिकली इनर्ट होना चाहिए, या फिर मेरा सफिशिएंट हार्ड एंड ड्यूरेबल होना चाहिए, या फिर सफिशिएंटली स्ट्रांग होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? क्या नहीं होना चाहिए? बताइए, बताइए जी। याद रखिएगा, अकॉर्डिंग टू आईएस कोड के हिसाब से अगर पूछ बोलेगा कि गुड एग्रीगेट शुड नॉट बी कंटेन, अगर उसमें क्या गुड एग्रीगेट में क्या नहीं है, ठीक है, क्या नहीं होना चाहिए, तो याद रखिएगा जो आपका ऑर्गेनिक है ना, ऑर्गेनिक कंपाउंड कभी भी आपका गुड एग्रीगेट में ये कंपाउंड नहीं होता है। ये आईएस कोड बोल रहा है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू आईएस कोड बोल रहा है। बाकी ये आपका केमिकली इनर्ट होता ही है, आपका सफिशिएंटली हार्ड एंड ड्यूरेबल, तो ये तो कॉमन है, ये तो दोनों आपको सही होगा। इस क्वेश्चन को हम लोग थोड़ा सा एलिमिनेट कर सकते हैं। तो ये दो ऑप्शन आप लोग एलर्जी ये मतलब इजीली सही कर लीजिएगा। बात रहा ये दो ऑप्शन का, ठीक है। केमिकली इनर्ट, आप लोग जानते हैं कि जब हम लोग आपका मोटार बोलते हैं, जब भी हम लोग कंक्रीट मिक्स करते हैं तो उसमें हम लोग केमिकल का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो उस वे में सोचें तो वो भी आपको केमिकली इनर्ट होगा, तो ये नहीं हो सकता। तो लास्ट में जो आपका बच गया ऑर्गेनिक जो कि करेक्ट आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं हम लोग। बताइए, बिटुमिनस मकाडम कंस्ट्रक्शन इज अ टाइप ऑफ, बताइए बिटुमिनस मकाडम का टाइप कौन कौन सा होता है, थोड़ा बताइए तो हमको थोड़ा डिटेल में। जो बिटुमिनस मकाडम होता है ये कितने टाइप का होता है? जैसे हो गया आपका वाटर बॉर्न मकाडम हो गया, ठीक है, टेरिफ मकाडम हो गया, ठीक है, सीमेंट मकाडम हो गया, आपका बिटुमिनस मकाडम हो गया। ये किसके टाइप है? ये आपका बिटुमिनस मकाडम कंस्ट्रक्शन का टाइप है, ठीक है। चलिए यहाँ पर लिखते हैं, क्या लिखेंगे? टाइप्स ऑफ मकाडम रोड, टाइप्स ऑफ मकाडम रोड, ठीक है, टाइप्स ऑफ मकाडम रोड। देखिए फर्स्ट क्या आपका हो गया, इसमें हम लोग लिख सकते हैं वाटर बॉन्ड मकाडम, ठीक है। दूसरा हम लोग क्या लिख सकते हैं? ट्रैफिक बॉन्ड मकाडम, ठीक है। थर्ड हम लोग क्या लिख सकते हैं? बिटुमिनस मकाडम, जो कि हम लोग इसी के बारे में पूछा गया है, MI बिटुमिनस मकाडम। बताइए, टाइप्स ऑफ मकाडम जो हम लोग जान गए कि मेरा ये 3 टाइप का मकाडम होता है, ठीक है। वाटर बॉन्ड मकाडम हो गया, ट्रैफिक बॉन्ड मकाडम हो गया, बिटुमिनस मकाडम हो गया। लेकिन यहाँ क्या पूछ रहा है कि बिटुमिनस मकाडम इज ए टाइप ऑफ क्या? ग्राउटेड कंस्ट्रक्शन हो सकता है, या फिर इंटरफेस ट्रीटमेंट, ये तो एकदम सरफेस ड्रेसिंग, ये एकदम नहीं। देखिए ये भी क्वेश्चन आपका ऑप्शन एलिमिनेशन से बन सकता है, ये दोनों तो आप आराम से आप लोग एलिमिनेट कर दीजिएगा। बात रहा आपका प्रीमिक्स या फिर ग्राउटेड कंस्ट्रक्शन, तो हम लोग जानते हैं जो मेरा जो बिटुमिनस कंस्ट्रक्शन होता है वो ऑलवेज प्रीमिक्स कंस्ट्रक्शन होता है, ठीक है। प्रीमिक्स का ही टाइप होता है, समझे? किसका? प्रीमिक्स का ही टाइप होता है बिटुमिनस मकाडम, ठीक है। तो आप लोग को इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? प्रीमिक्स इज ए टाइप ऑफ प्रीमिक्स मकाडम इज ए टाइप ऑफ ए बिटुमिनस मकाडम कंस्ट्रक्शन, जो ऑप्शन नंबर डी इज ए करेक्ट आंसर, समझे? क्या? प्रीमिक्स मकाडम, जो ऑप्शन नंबर डी में आ रहा है, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। बताइए, व्हाट हैपेंस टू द रफनेस ऑफ वॉल विथ प्लास्टरिंग कोटिंग? जो रफनेस ऑफ वॉल आप लोग देखते हैं, प्लास्टरिंग जब हम लोग प्लास्टरिंग करते हैं, जो उसका जो रफनेस ऑफ प्लास्टरिंग करने के बाद जो सरफेस रफ हो जाता है, ठीक है, तो वो जो हो रहा है उसका उसका कारण क्या है? व्हाट हैपेंस टू द रफनेस ऑफ वॉल विथ प्लास्टरिंग कोटिंग? आप लोग देखोगे जब प्लास्टरिंग का हम लोग प्लास्टरिंग करते हैं तो उसके ऊपर सरफेस रफ हो जाता है, देखोगे आप लोग, ठीक है। तो वो क्या मतलब वो क्या इंडिकेट कर रहा है? इट मेक द प्लास्टर बॉन्ड बेटर, ठीक है। देखते हैं, इट कैन कॉजेज क्रैकिंग लेटर, एकदम नहीं। इट मेक्स द प्लास्टर लूज, एकदम नहीं। इट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस इफ द वॉल इज क्लीन,
ऐसा तो कुछ बोल नहीं रहा है, बोल रहा है कि व्हाट हैपेंस टू द रफनेस ऑफ द वॉल विथ प्लास्टरिंग कोटिंग, रफनेस ऑफ द वॉल विथ प्लास्टरिंग कोटिंग। तो वहाँ पर ये रफनेस ऑफ द वॉल जो होता है, क्या होता है, इट मेक्स द प्लास्टर बॉन्ड बेटर, ठीक है। जो मेरा जो रफनेस जो होता है वो क्या करता है, बॉन्ड को बेटर बनाता है, ठीक है। जब उसके ऊपर हम लोग जब कोई भी पेंट अप्लाई करेंगे या फिर कुछ और अप्लाई करेंगे, ठीक है, तो वो क्या करेगा कि सरफेस को जब अप्लाई करेंगे प्लास्टिंग कोटिंग प्लास्टिंग के ऊपर, तो वो क्या करेगा, उसके बीच जो बॉन्ड बनाएगा ना, बहुत ही मतलब बेटर बॉन्ड बनेगा, ठीक है। तो वही बोल रहा है कि इट मेक्स द प्लास्टर बॉन्ड बेटर, ठीक है। जो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इंडियन स्टैंडर्ड IS 8043199 एंड IS 6909 स्टैंड फॉर विच टाइप ऑफ सीमेंट, बताइए। IS 8043 कौन सा सीमेंट का ग्रेड है, बताइए कौन सा सीमेंट उसके अंदर आता है। इसके बारे में देखिए एक ट्रिक बताता हूँ, RWH, बस ये तीन चीज याद रखिए। आपका इसी से क्वेश्चन पूछेगा और इसी से क्वेश्चन भी आ गया है। देखिए R से क्या हो गया, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, W से व्हाइट सीमेंट और H से हाइड्रोफोबिक सीमेंट, ठीक है। तो अब बात रह गया कि इसका IS कोड क्या है। तो ये देखिए आपका 8041 ये है, IS 8041, 8042, 8043, ठीक है। तो किसके बारे में आगे हम लोग जान गए कि जो मेरा 8043 है वो किसका है, हाइड्रोफोबिक सीमेंट का है। तो हाइड्रोफोबिक सीमेंट हम लोग देखेंगे कहाँ है जी, हाइड्रोफोबिक सीमेंट एक इसमें है, ठीक है, एक इसमें है। चाहे ये दोनों होगा, ये दोनों तो एलिमिनेट हो गया, ठीक है। अब देखते हैं कि 8043 पहले है, ठीक है। तो मतलब यहाँ जो होना चाहिए आपका हाइड्रोफोबिक सीमेंट होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए हाइड्रोफोबिक सीमेंट किस में है, पहले में तो यही में है हाइड्रोफोबिक, मतलब हाइड्रोफोबिक सीमेंट हो गया, इसका IS कोड कितना हो गया, 8043 हो गया। और जो 6909 है वो किस हो गया, सुपर सल्फेट सीमेंट का, ठीक है। अगर इसका नहीं भी याद है, अगर इसका याद है तो इसके इसका तुलना में आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। जैसे हमको इसका पता था तो ऑटोमेटिक इसका तो यही तो दे दिया ना, इसका यही होगा, समझ आ गया ना। तो ये जो ट्रिक है थोड़ा याद रखिएगा, ये आपको आगे भी काम देगा। RWH, ठीक है, क्या है, रेपिड हार्डनिंग सीमेंट, व्हाइट सीमेंट और हाइड्रोफोबिक सीमेंट, ठीक है। इसके बारे में तो प्रॉपर्टी में बहुत जबरदस्त आप लोगों को बताया हूँ, चिला चिला के बताया था, ठीक है, कि रैपिड हार्डनिंग सीमेंट क्या आता है, इसमें क्या क्या कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट रहता है, इसका फंक्शन क्या है, इसका यूज कहाँ कहाँ होता है। इसी तरह मैं आपका व्हाइट सीमेंट का भी बताया हूँ और हाइड्रोफोबिक सीमेंट का भी बताया हूँ, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। देखिए क्या है कि विच टाइप ऑफ मैकेनिकल पेंसिल ड्रॉ एस्टिमेशन, सॉरी, विच टाइप ऑफ मैकेनिकल पेंसिल ड्रॉ कंस्ट्रक्शन लाइन, डायमेंशन लाइन एंड सेंटर लाइन। वो हम लोग देखिए, ये आपका आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग का क्वेश्चन है, एकदम जबरदस्त, ठीक है। यही सब क्वेश्चन आपका एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो जितने भी आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग से जितने भी आपको क्वेश्चन आ रहे हैं, जो क्वेश्चन आपको आता है वो सही है, लेकिन जो नहीं आ रहा है उसको आप कॉपी में जरूर लिखें, ठीक है। कॉपी में जरूर लिखें एक जगह सेपरेट करके, ताकि हेडिंग बना दीजिएगा इंजीनियरिंग ड्राइंग, अब क्वेश्चन नंबर सारा चीज़ नहीं लिखना है। जैसे ये हो गया का क्वेश्चन है कि भाट भाट टाइप ऑफ मैकेनिकल पेंसिल हो गया, कंस्ट्रक्शन पेंसिल हो गया, सॉरी मैकेनिकल लाइन हो गया, कंस्ट्रक्शन लाइन हो गया, डायमेंशन लाइन हो गया, सेंटर लाइन हो गया। इसके लिए कौन सा पेंसिल हम लोग यूज़ करते हैं, तो हम लोग यहाँ से आंसर बता देते हैं, आप लोग आंसर लिख दीजिएगा। 2-3 बार इसको आप लोग रिकॉल कीजिएगा, 2-3 बार पढ़िएगा, ओबियसली आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें जो हम लोग कंस्ट्रक्शन लाइन, डायमेंशन लाइन और सेंटर लाइन में जो हम लोग पेंसिल यूज करते हैं, वो किस टाइप का पेंसिल रहता है, HB रहता है, 2HB रहता है, H रहता है या फिर 2H रहता है। तो याद रखिएगा, जो मेरा कंस्ट्रक्शन लाइन हो गया, डायमेंशन लाइन हो गया, सेंटर लाइन हो गया, इसमें हम लोग 2H पेंसिल का यूज करते हैं। कौन सा पेंसिल, 2H पेंसिल का यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ लेंथ ऑफ स्केल, बताइए लेंथ ऑफ स्केल का फॉर्मूला क्या है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ लेंथ ऑफ स्केल। इसके बारे में हम लोग लेंथ ऑफ स्केल के बारे में कल कभी सेट में हम लोग डिस्कस किए थे क्वेश्चन, ठीक है, जिसमें हम लोग रिड्यूस लेंथ
का RF का मतलब रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन का रिड्यूस लेंथ पूछा था, याद है? रिड्यूस लेंथ का रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन कल का क्वेश्चन में था, कल या फिर परसों, आई मीन कल ही होगा शायद, कल ही हम पूछे थे, ठीक है, कल ही मतलब उस क्वेश्चन को हम लोग किए थे। बताइए इसका क्या होगा? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द लेंथ ऑफ द स्केल? लेंथ ऑफ स्केल इज इक्वल टू RF इंटू मिनिमम लेंथ रिक्वायर्ड टू बी मेजर, एकदम नहीं। लेंथ ऑफ स्केल इज इक्वल टू RF इंटू इक्वल, ये भी नहीं होगा। लेंथ ऑफ स्केल इज इक्वल टू RF इंटू एक्चुअल लेंथ, ये भी नहीं होगा। लेंथ ऑफ स्केल इज इक्वल टू RF इंटू मैक्सिमम लेंथ टू बी मेजर, मैक्सिमम लेंथ, ठीक है। क्या हो गया? लेंथ ऑफ स्केल इज इक्वल टू रिप्रेजेंटेटिव फ्रिक्शन इंटू रिप्रेजेंटेटिव रिप्रेजेंटेटिव फ्रिक्शन इंटू मैक्सिमम लेंथ होता है, ठीक है। तो ना कि इसमें मिनिमम होगा, ना ही इक्वल होगा, ना ही एक्चुअल होगा, ठीक है। तो रिप्रेजेंटेटिव लेंथ ऑफ स्केल इक्वल टू रिप्रेजेंटेटिव फ्रिक्शन इंटू मैक्सिमम लेंथ रिक्वायर्ड टू बी मेजर, ठीक है। इसमें हम लोग कल हम लोग पढ़े थे कि रिप्रेजेंटेटिव फ्रिक्शन में हम लोग का मिनिमम जो रिड्यूसिंग लेंथ कितना होता है? रिड्यूसिंग स्केल कल हम लोग नहीं पढ़े थे जी, कल पढ़े थे ना? कितना होता है कल नहीं पता था? 1:200, कल बताया था इसके बारे में। 1:200 देखिएगा थोड़ा सेट को, प्रीवियस ईयर देखिएगा, तो जो हम लोग प्रीवियस डे देखिएगा तो उसमें हम लोग किए थे कि नहीं सो, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। बताइए विच ऑफ द फ्लोइंग इज यूज फॉर स्कैनिंग द इंसुलेशन ऑफ केबल एंड क्लीनिंग द वायर सरफेस? बताइए स्कैनिंग द इंसुलेशन ऑफ केबल, ठीक है, स्कैनिंग द इंसुलेशन ऑफ केबल एंड क्लीनिंग द सरफेस, वायर सरफेस, उसके लिए हम लोग कौन सा यूज करते हैं? इलेक्ट्रिशियन नाइफ डबल ब्लेड, इसी का यूज करते हैं हम लोग क्लीनिंग ऑफ वायर सरफेस को क्लीनिंग करने के लिए, या फिर हम लोग इंसुलेशन ऑफ केबल के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? इलेक्ट्रिशियन निफ एंड डबल ब्लेड, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। बताइए पोरस टेराकोटा, पोरस टेराकोटा जो होता है आप लोग इसका यूज हम लोग कहाँ करते हैं? साउंड इंसुलेशन में, सैनिटरी वायर्स में, कंटेनर में, या फिर वॉश बेसिन में? बताइए पोरस टेराकोटा की हम लोग जनरली कहाँ करते हैं? देखिए थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो इसका आंसर आप इसे ही मार दीजिएगा। पोरस मतलब वो छिद्रित होगा। हम लोग जानते हैं कि जहाँ पर जैसे आपका हो गया चर्च हो गया, आपका क्या बोलते हैं, कॉन्फ्रेंस हॉल हो गया, ठीक है, कॉन्फ्रेंस हॉल होता है ना बड़ा वाला, चाहे सिनेमा हॉल हो गया, चर्च हो गया, ये भी जितने भी हाई राइज बिल्डिंग होते हैं और उसमें बीच में जो स्पेस रहता है, सिनेमा हॉल कैसा रहता है, पूरा लंबा रहता है ना, उसी टाइप से उसमें जो हम लोग यूज़ करते हैं, उसमें भी जो भी मटेरियल यूज़ किया था उसको सरफेस के लिए, सरफेस मतलब आउट इंटीरियर सरफेस के लिए, कि वो जो आवाज़ जो अंदर में जो आवाज़ हो रहा है वो आवाज़ को साउंड इंसुलेशन होना चाहिए, मतलब वो आवाज़ को ऑब्जर्व ना करे, साउंड को रिफ्लेक्ट कर दे, ठीक है। तो याद रखिएगा जो मेरा पोरस मटेरियल होता है वो एलवेज हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं? इंसुलेशन, साउंड इंसुलेशन की तरफ, मतलब साउंड इंसुलेशन की तरह हम लोग इसको यूज करते हैं, ठीक है। ये भी मटेरियल होता है एलवेज क्या होता है? साउंड इंसुलेटर होता है, ठीक है। इसका यूज हम लोग मेनली कहाँ कर सकते हैं? आपका हो गया सिनेमा हॉल हो गया, चर्च हो गया, आपका कॉन्फ्रेंस हॉल हो गया, ये सब एरिया, ये सब लोकेशन पे हम लोग साउंड इंसुलेशन का यूज करते हैं, ठीक है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। देखिए क्या है कि इन ए रिवेटेड जॉइंट व्हेन द नंबर ऑफ रिवेट इज डिक्रीज फ्रॉम द इनर मोस्ट टू आउटर मोस्ट रॉ, द जॉइंट इज सेड टू बी। बताइए उस हम जॉइंट को क्या बोलते हैं? डायमंड रिवेटेड जॉइंट बोलते हैं, या फिर चेन रिवेटेड बोलते हैं, या फिर हम लोग जिग जैग बोलते हैं, या फिर नन ऑफ द एबव होता है? बताइए उसको हम लोग कौन सा जॉइंट बोलते हैं? आप लोग पढ़े होंगे, इसके बारे में। हम्म, एक यहाँ है, एक ये है, ये रिबेट है, ठीक है। ध्यान मतलब कुछ और नहीं समझना है, ठीक है।
समझ गए? ये आपका एक प्लेट तरफ रहता है ये स्टेप से। ठीक है, ये क्या बन गया? ये डायमंड बन गया। और यहाँ क्या बोल रहा है कि ए रिवेटेड ज्वाइंट व्हेन द नंबर ऑफ रो इज डिक्रीज फ्रॉम द इनर पोर्शन। ठीक है, ये मेरा इनर पोर्शन है। ठीक है, ये मेरा इनर पोर्शन है, इनर पोर्शन, इनर इनर मोस्ट पोर्शन है। ठीक है, ये आपका इनर मोस्ट इनर इनर पोर्शन हो गया, और ये आपका हो गया आउटर पोर्शन, आउटर पोर्शन। अरे ये हो गया आउटर पोर्शन, सॉरी सॉरी, ये हो गया आउटर पोर्शन। इसको आउटर पोर्शन नहीं बोलेंगे, इसका अपोजिट वाला होगा आउटर पोर्शन ना, आउटर पोर्शन। ये मेरा हो गया आउटर पोर्शन। ठीक है, ये जो एरिया है ना इसको आउटर पोर्शन बोलते हैं। यहाँ क्या बोल रहा है कि व्हेन द नंबर ऑफ रिबेट when the number of rebate decrease from inner portion and outermost row। ठीक है, outermost row उसे हम लोग कौन सा जॉइंट बोलते हैं? टेलवेज। उसे हम लोग डायमंड जॉइंट बोलते हैं। ये जो मेरा है ये मेरा डायमंड जॉइंट है, डायमंड रिवेटेड जॉइंट है, डायमंड रिवेट। ठीक है, डायमंड रिवेट जॉइंट है, जो कि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। बताइए, इन विच टाइप ऑफ फाउंडेशन द लेंथ इज कंसिडरली ग्रेटर देन इट्स विड्थ। बताइए, ये तो इजी क्वेश्चन है, ये तो गलती नहीं होना चाहिए। ऐसा कुछ गलती होना चाहिए क्या? हमको नहीं लगता कि ऐसा क्वेश्चन को गलती करेंगे। हाँ, एक आध दो हो सकते हैं एक्सेप्शनल केस, तो उसका कोई ये नहीं है। ठीक है, अगर गलती भी करेंगे तो यहाँ से सीख जाएंगे कि आपसे आपके बाद गलती नहीं होना चाहिए। ठीक है, बताइए, इन विच टाइप ऑफ फाउंडेशन द लेंथ इज कंसिडर्ड ग्रेटर देन इट्स विड्थ। जिसका लेंथ है ज़्यादा है एज कंपेरिजन टू विड्थ, उसे हम लोग कौन सा फाउंडेशन बोलते हैं? फुटिंग बोलते हैं? फुटिंग तो नहीं बोलते हैं। और थोड़ा ऑप्शन से भी देखिए, ऑप्शन एलिमिनेट करके, क्या उसे फुटिंग बोलते हैं? फुटिंग नहीं बोलते हैं। पाइल फाउंडेशन, इसके भी पाइल फाउंडेशन भी नहीं होता है। राफ्ट, राफ्ट में भी नहीं होता है। लेकिन जो आपका स्ट्रिप फुटिंग हो गया, इसका आंसर करेक्ट क्या जाएगा? स्ट्रिप फुटिंग जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा अगर मतलब समझ के लगाते हैं तो इसका आंसर एलवेज सही होगा, गलत होने का चांसेस ही नहीं है। ठीक है, पाइल फाउंडेशन क्या होता है, राफ्ट फाउंडेशन क्या होता है, फुटिंग क्या होता है, इसके बारे में तो बताने की जरूरत है नहीं, क्योंकि बहुत बार आप लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, टर्म इजी है। बताइए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ ए टेकिंग ऑफ क्वांटिटी इज मोस्ट कॉमनली यूज इन इंडिया। बताइए, कौन इनमें से जो मेथड है जो हम लोग कॉमनली यूज करते हैं इंडिया में क्वांटिटी के लिए? पीडब्ल्यूडी मेथड, इंग्लिश मेथड, डब्ल्यूआरडी मेथड, आईआरसी मेथड। एलवेज पीडब्ल्यूडी मेथड। ठीक है, जो कॉमनली आपका इंडिया में यूज होता है क्या? पीडब्ल्यूडी मेथड, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट मेथड। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। बताइए, विच ऑफ द फ्लोइंग डिपार्टमेंट इशू इको मार्क सर्टिफिकेट। अच्छा, इनमें से कौन सा इसमें से आपका जो अलग अलग सर्टिफिकेट प्रोवाइड करता है डिपार्टमेंट, उस डिपार्टमेंट का नाम दिया गया है। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिपार्टमेंट इशू इको मार्क सर्टिफिकेट। इको मार्क सर्टिफिकेट के लिए कौन सा डिपार्टमेंट इसमें रिस्पॉन्सिबल है? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंटल, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर। तो याद रखिएगा, ये जो आपका इको मार्क सर्टिफिकेट के लिए एलवेज आपका ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड डिपार्टमेंट ही होता है। ठीक है, क्या होता है? इंडियन स्टैंडर्ड, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, देखिए नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए डेक स्लैब बट्रेस डैम। बताइए तो, इनमें से कौन सा नहीं है उसका डेक स्लैब ऑफ ए बट्रेस डैम, टैप उसका नहीं है।
तब पहले हम लोग जान लेते हैं कि डेक स्लैब बट्रेस डैम का कौन कौन सा टाइप है, तो हम लोग को इजीली समझ में आएगा कि जो उसका टाइप नहीं होगा इट मीन्स कि वही आंसर है। ठीक है, तो देखिए नोट, अगर डेक स्लैब को हम लोग बात करें, डेक स्लैब बट्रेस डैम, बट्रेस डैम, देखिए इसमें पहला इसका टाइप कौन सा है, इसका टाइप आपका है आपका फिक्स डेक स्लैब। ठीक है, दूसरा इसका क्या हो गया, फ्री डेक स्लैब। ठीक है, तीसरा क्या हो गया इसका, कैंटिलीवर डेक स्लैब। ये जो तीनों पार्ट है इसका है किसका, डेक स्लैब बट्रेस डैम का। लेकिन जो मेरा डबल बीम टैप दिया गया है ये इसका पार्ट नहीं है। तो ऑप्शन नंबर क्या पूछ रहा है, नॉट ए डेक स्लैब बट्रेस डैम, इसका कौन सा पार्ट नहीं है, तो आपका डी जो है इसका पार्ट नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इज ए करेक्ट आंसर। ठीक है, बताइए आपका जो सब स्ट्रक्चर एट द एंड ऑफ ब्रिज स्पान इज कॉल्ड, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सब स्ट्रक्चर। ठीक है, थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, सब स्ट्रक्चर एट द एंड ऑफ ब्रिज स्पान इज कॉल्ड, इजी क्वेश्चन है, गलती नहीं होना चाहिए। बताइए उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सब स्ट्रक्चर और एट द एंड ऑफ ब्रिज स्पान इज कॉल्ड अबटमेंट। ये तो बताने की जरूरत है नहीं, इजी क्वेश्चन है। बताइए व्हाट इज द रेंज ऑफ परमिसिबल एरर इन चेन लेंथ एवरी 20 मीटर चेन। फुल टॉस बॉल है, रुकना नहीं चाहिए। 20 मीटर और 30 मीटर के लिए दोनों बताइए कितना होगा, 20 मीटर के लिए कितना हो गया परमिसिबल एरर, और 30 मीटर के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। द एक्सटीरियर एंगल बिटवीन आउटर फेस ऑफ वॉल, अभी जस्ट हम लोग किए हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं बताइए। इसी तरह हम लोग क्वेश्चन किए ना है, लेकिन वो क्वेश्चन इसमें, वो क्वेश्चन ये नहीं है। ये क्या पूछा था, एक्सटीरियर एंगल बिटवीन आउटर फेस ऑफ वॉल के केस में उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सटीरियर एंगल को ऑलवेज क्यूनियन बोलते हैं, क्यून बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्यून। बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग को वीडियो कैसे लग रहा है। ठीक है, आप लोग देखिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करना जरूर ना भूलें। ठीक है, देखिए शेयर कीजिएगा तब आपके भी जितने भी फ्रेंड लोग हैं उसके पास ऐसा मैसेज जाएगा कि पर डे आपके लिए एक सेट कंटिन्यूस आ रहा है, और कंटिन्यूस टिल दी एग्जाम तक आपका सेट ये कंटिन्यू रहेगा। और अभी तो फिलहाल थोड़ा सा मतलब अभी हम लोग किस पे काम कर रहे हैं, इंजीनियरिंग ड्राइंग पे काम कर रहे हैं। जैसे ही इंजीनियरिंग ड्राइंग का खत्म होगा क्वेश्चन है, उसके बाद हम लोग आएंगे और मैकेनिक्स में भी आएंगे, और साथ ही साथ जितने भी साथ ही साथ आपका इन्वायरमेंटल का भी क्वेश्चन होगा, सॉयल का भी होगा, बिल्डिंग मटेरियल का भी होगा, बिल्डिंग कंपोनेंट का भी होगा, फ्लूइड का भी होगा, हाईवे का भी होगा, रेलवे का होगा, मतलब इंटायरली सारा सब्जेक्ट हम लोग कंबाइन करके चलेंगे। ठीक है, तो अभी फिलहाल के लिए आज के लिए ये ज़्यादा क्वेश्चन आपका किससे मिल रहा है, आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग से, क्योंकि सिलेबस में है। तो इस टॉपिक से लोग बहुत कम पढ़ते हैं, इसलिए आपको मैं सोचा कि नहीं थोड़ा सा इसका वेटेज ज़्यादा रखा जाए तो अच्छा रहे, ताकि भाई लोग ने थोड़ा सा इस सब्जेक्ट को उतना वेटेज नहीं देते। अगर पढ़ते हैं तो सही है, जो नहीं पढ़ रहा मैं उसके लिए बोल रहा हूँ, ये नहीं कि आप लोग गुस्सा नहीं होना है, पढ़ना है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विच द फॉलोइंग ड्राइंग इज एन एक्सोमेट्रिक एंड हैज 3 एक्सिस दैट आर डिवाइडेड इज इक्वल एंगल। बताइए इंजीनियरिंग ड्राइंग का क्वेश्चन है, बताइए विच द फ्लोइंग ड्राइंग इज एक्सोमेट्रिक एंड हैज 3 एक्सिस दैट आर डिवाइडेड इन इक्वल एंगल। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, डायमेट्रिक बोलते हैं, आइसोमेट्रिक बोलते हैं, ट्राइमेट्रिक बोलते हैं, या फिर हम लोग ऑर्थोग्राफिक बोलते हैं। थोड़ा ध्यान से लगाइएगा तो, या फिर लोगों इसमें से गलती भी करेंगे। गलती क्या करेंगे, सब देख लेंगे यहाँ पर क्या बोल रहा है, अरे कहाँ गया, ट्राई एक्सिस बोला है, तुरंत मार देगा क्या, ट्राइमेट्रिक मार देंगे, जो कि आपका आंसर हो जाएगा गलत। उसके बाद भी पढ़िए, ट्राई एक्सिस दैट आर डिवाइडेड इन इक्वल एंगल, क्या कर रहा है, उसको इक्वल एंगल में डिवाइड कर रहा है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोमेट्रिक। क्या बोलते हैं उसे हम लोग, आइसोमेट्रिक। तो बी इज ए करेक्ट आंसर। समझे, ये कि नहीं आधा अधूरा पढ़ के और आंसर मार के बढ़ गए, पता चला कि हम आपको उसको राइट में काउंट कर लिए हैं, पता चला कि वो आपका रॉन्ग में काउंट हो जाएगा। ठीक है, तो उसे जल्दी नहीं करना है, थोड़ा आराम से क्वेश्चन पढ़ ले, क्योंकि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स है, थोड़ा क्वेश्चन इसमें आपको लगेगा कि नया नया क्वेश्चन है, इसीलिए मैं क्वेश्चन थोड़ा सा इसका बढ़ाया हूँ। ठीक है, चलिए
बताइए, अभी मैं जस्ट आपको पीछे बताया था कि 1 मीटर स्क्वायर डीपीसी, डीपीसी का वेट कितना होता है? 3.3 kg। ठीक है, कितना होता है? 3.3 kg। तो हमको कितना निकालना है? 10 मीटर स्क्वायर एरिया के लिए। देख रहे हैं ना, सेम क्वेश्चन अभी पीछे बोले थे ना आपको कि ये ला भुलाइएगा नहीं। ये आपका नया इस टाइप से थोड़ा सा क्वेश्चन आप पूछ रहा है कि 1 मीटर स्क्वायर का जो आपका डीपीसी का कितना उसका वेट होता है, तो 3.3 kg होता है। तो इसीलिए आपका 10 मीटर स्क्वायर एरिया के लिए कितना होगा? तो एक के लिए इतना हो गया, तो 3.3 से मल्टीप्लाई गुना कर दीजिए 10 का। कितना हो गया? 10 दिया, समझ गया ना? देख रहे हैं ना क्वेश्चन? 3 है, ठीक है। तो निकल जाएगा मेरा कितना? 10 मीटर स्क्वायर का ये एरिया का है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। पता ये किसका साइन है जी? व्हाट इज द जनरल एप्लीकेशन ऑफ लाइन व्हेन गिवन फिगर? बताइए किसका साइन दिया गया है? देख रहे हैं, इस टाइप से है, फिर आपका डॉटेड है, फिर आपका इस टाइप से ऊपर की ओर है। बताइए किसका साइन है? कटिंग प्लेन, हिडन एज, या एक्सटेंशन, या फिर प्रोजेक्शन? बताइए। आप लोग देखेंगे ऑटो के ड्राइंग में, आप लोग देखे होंगे, जब आपके पास बड़ा बड़ा अगर ड्राइंग देखोगे आप, अगर आपके पास ड्राइंग देखने का आइडिया है तो जरूर इस क्वेश्चन को गलत नहीं कीजिएगा। जब भी आपका जो आउटर फेस होता है, जैसे कोई बिल्डिंग का प्लान है, ठीक है, प्लान है, प्लान को जब हम लोग, जब जहाँ पे खिड़की रहता है ना, खिड़की मतलब जहाँ पे विंडोज रहता है, वहाँ पे आपका इस टाइप से कटिंग 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 करके इस टाइप से वहाँ पर प्रोजेक्शन बना हुआ रहता है। उसे हम लोग क्या समझेंगे? कटिंग प्लान। ठीक है, ये आपका 2D जो ड्राइंग है, जितना भी जो बिल्डिंग ड्राइंग होता है 2D का, उसको आप लोग सामने से देख सकते हैं कि आपको ये दिख जाएगा कटिंग प्लान। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, बताइए। टू ऑब्टेन सेरेमिक पॉलिश, टू ऑब्टेन सेरेमिक पॉलिश टेराकोटा, द आर्टिकल आर बर्nt एट लोअर टेम्परेचर। दिस फर्स्ट बर्निंग इज नोन एज? उसमें क्या बोलते हैं? टू ऑब्टेन टू ऑब्टेन ceramic polish terracotta, the article are burning at a lower temperature. This first burning is known as porcelain, ग्लेजिंग, बिस्कुटिंग, या फिर इनेमेलिंग। तो याद रखिएगा, जो फर्स्ट बर्निंग जो होता है ना, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? बिस्कटिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बिस्कटिंग बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, बताइए। इन बिल्डिंग मॉडलिंग, WCS का फुल फॉर्म क्या होता है? बिल्डिंग मॉडलिंग में केस में आपको WCS का फुल फॉर्म क्या होता है? गलती नहीं होना चाहिए। वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम, रॉन्ग कोऑर्डिनेट सिस्टम, वेस्टर्न कोऑर्डिनेट सिस्टम, या फिर वाइड कोऑर्डिनेट सिस्टम? तो याद रखिए WCS मतलब वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम। डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, बताइए। अच्छा क्वेश्चन है। कंपोजिट डैम आर ए कॉम्बिनेशन ऑफ, बताइए कंपोजिट डैम किसका कॉम्बिनेशन होता है? कंपोजिट डैम किसका कॉम्बिनेशन होता है? बटरेस डैम का और एम्बैंकमेंट का, या फिर कंक्रीट डैम का और एम्बैंकमेंट का, या कंक्रीट का बटरेस का, या फिर ग्रेविटी डैम का और बटरेस डैम का? तो याद रखिएगा, ये जो मेरा कंपोजिट डैम होता है, ये एलवेज कंक्रीट डैम और एम्बैंकमेंट डैम का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, किसका होता है? आपका कंक्रीट डैम और आपका एम्बैंकमेंट डैम का। ठीक है, एम्बैंकमेंट डैम का। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है इसके बाद हम लोग और जानते हैं कुछ। ठीक है, तो इसका इसका जो ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। बताइए। मल्टीपल आर्क डैम कम्स इन द कैटेगरी ऑफ, मल्टीपल आर्क डैम किसमें होगा? किसके कैटेगरी में आएगा? बताइए तो। बटरेस डैम में आएगा, कोफर डैम में आएगा, आर्क डैम में आएगा, या फिर मेरा ओवरफ्लो डैम में आएगा? ये भी क्वेश्चन को आप थोड़ा सा दिमाग से अगर लगाइएगा तो गलती नहीं होगा। ठीक है, क्या बोल रहा है? मल्टीपल आर्क डैम कम्स इन द कैटेगरी ऑफ, किस कैटेगरी के अंदर आता है? तो जो बटरेस डैम के अंदर आता है। ठीक है, किसके अंदर आता है? बटरेस डैम के अंदर आता है। इसको तो आप लोग इधर एलिमिनेट कर देते होंगे। आर्क डैम, तो यहाँ पर क्या बोल रहा है? मल्टीपल आर्क डैम। तो कितना लोग इसका भी आंसर मारते होंगे बी, लेकिन बी नहीं होगा। क्या होगा? बटरेस डैम होगा, जो ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है, कोफर डैम क्या होता है? कोफर डैम थोड़ा इसके बारे में बताइए, दोनों के बारे में थोड़ा सा दो लाइन बता दें क्या क्या होता है।
कोफर डैम आप लोग जानते हैं यह एक टेम्पोररी स्ट्रक्चर है जो कि हम लोग कहीं भी हम लोग अगर हम लोग कहीं रिवर में कहीं कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो वहाँ पर हम लोग कोफर डैम का यूज़ करते हैं, जो चारों साइड से जिस एरिया में हम लोग कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, उसको कोफर डैम का हम लोग यूज़ करते हैं। और वहाँ से कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने से पहले जहाँ भी अगर वहाँ पर उस एरिया के अंदर पानी आ गया तो पानी को डिवाटरिंग करते हैं और उसको कोफर डैम हम लोग वहाँ प्लेस करते हैं और वहाँ पे हम लोग कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर देते हैं। उसे क्या बोलते हैं, कोफर डैम बोलते हैं। ठीक है। आर्च डैम जनरली आपको हिली हिली रीजन में जिसका टोपोग्राफी इरेगुलर है। कल हम लोग इसके बारे में पढ़े थे कि आर्क डैम हम लोग मोस्ट सुटेबल किस एरिया के लिए सुटेबल है। तो आर्क डैम जनरली जो आपका हिली रीजन वाले, जैसे आपको जम्मू कश्मीर हो गया, उत्तराखंड हो गया, ये सब वाले एरिया में आपका मतलब अंडुलेटिंग पूरा एरिया है, वहाँ पे हम लोग कौन सा डैम प्रोवाइड करेंगे, तो आर्च डैम प्रोवाइड करेंगे। ठीक है। कौन सा डैम, आर्च डैम। तो इसका जो मल्टीपल आर्च डैम कम्स इन ए कैटेगरी ऑफ बटरेस डैम, कम्स इन ए कैटेगरी ऑफ बटरेस डैम। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है। बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज एज ए रिलेविंग आर्च ओवर वुडन इन लिंटल। बताइए, यूज एज रिलेविंग आर्च ओवर ए वुडन लिंटल। वुडन लिंटल के ऊपर एक आर्च प्रोवाइड कर रहा है, वो किस टाइप का आर्च होगा, उसका साइज, उसका शेप जो यूज करते हैं उसका किस टाइप का वो आर्च होता है। कंक्रीट आर्च होगा, ब्रिक आर्क होगा, या फिर असलर आर्क होगा, या फिर आपका रबल मेसनरी आर्क होगा। तो एलवी जो आपको हम लोग किसके ऊपर कर रहे हैं, वुडन लिंटल के ऊपर कर रहे हैं। ठीक है। कोई मेरा वुडन लिंटल तो आप लोग समझ ही रहे होंगे, वो किसका है, वुडन का है। वुडन के ऊपर जो हम लोग आर्क प्रोवाइड करेंगे वो एलवी किसका होगा, ब्रिक आर्क होगा। क्या होगा, ब्रिक आर्क होगा, ना कि कंक्रीट आर्क होगा, ना ही आपका असलर आर्क होगा, ना ही आपका रबल मेसनरी आर्क होगा। क्या होगा, आपका ब्रिक आर्क होगा, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ठीक है। चलिए, अच्छा क्वेश्चन पढ़िए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इफेक्ट ऑफ स्लोप ऑफ रूफ ट्रस। बताइए, स्लोप ऑफ रूफ ट्रस को कौन सा इसमें से चार जो दिया गया है इसको अफेक्ट करता है। बताइए, इफेक्ट ऑफ स्लोप ऑफ रूफ ट्रस। रूफ ट्रस के बारे में तो आपको पता ही होगा। ठीक है। चलिए थोड़ा पढ़ते हैं। फ्लैटर द स्लोप। ठीक है। फ्लैटर द स्लोप फ्लैटर द स्लोप ग्रेटर आर इफेक्ट ऑफ रेन लीकेज। ठीक है। विल स्टीपर देन द स्लोप इज लेसर आर इफेक्ट ऑफ विंड एक्शन। लेसर नहीं होगा, यहाँ पे लेसर नहीं होगा। जब भी मेरा जो रेन लीकेज हो रहा है और वहाँ पे बोला कि स्टीपर, ठीक है, वो स्टीपर हो रहा है, लेकिन स्टीपर के साथ स्टीपर द स्लोप इज लेसर नहीं होगा, स्टीपर लेसर नहीं होगा, स्टीपर ग्रेटर होगा। ठीक है। यहाँ लिख दिया क्या, स्टीपर लेसर लिख दिया है, ये ऑप्शन नहीं होगा। फ्लेटेड द स्लोप, फ्लेटेड द स्लोप लेसर, ये तो शुरू में लेसर कर दिया, नहीं होगा। फ्लेटेड द स्लोप लेसर, ये भी नहीं होगा। फ्लेटेड द स्लोप इज greater are effect of rain leakage will a steeper slope greater are effect of wind action। समझ में आया। जो मेरा एरिया है, जो मेरा रूफ ट्रस का जो मेरा एरिया है वो फ्लैटर है, उसका जो स्लोप इज ग्रेटर देन द रेन लीकेज। ठीक है। जो मेरा रेन जहाँ से लीकेज कर रहा है उससे ज़्यादा होना चाहिए उसका स्लोप। ठीक है। विल बी स्टीपर, विल इतना स्टीपर होना चाहिए कि जो स्लोप जो होना है उसका जो स्लोप होगा उसको जो अफेक्ट करेगा किसको, इफेक्ट जो स्लोपिंग जो होना चाहिए वो किसको, विंड एक्शन को इफेक्ट करेगा। ठीक है। किसको, विंड एक्शन जो आएगा उसको इफेक्ट करेगा। ठीक है। देख रहे हैं, इफेक्ट ऑफ विंड एक्शन। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है। समझ में आया आया कि नहीं, सो आप लोग पहले बताएं, इसके बारे में हम फिर आपको बताएंगे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। बताइए, हाउ इज सिंगल पॉइंट perspective different than other type। how is single point perspective different than other type। बताइए, how is single point perspective different than other type। the three mutually perpendicular principal face of the object view are inclined to the picture plane। the three mutually perpendicular principal face of the object view are inclined नहीं होगा। the three face object
सॉरी, द प्रिंसिपल फेस ऑफ द ऑब्जेक्ट व्यू इज पैरेलल टू द पिक्चर प्लेन, एकदम सही। द प्रिंसिपल फेस ऑफ द ऑब्जेक्ट व्यू इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल प्लेन। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। द प्रिंसिपल फेस ऑफ द ऑब्जेक्ट व्यू इज परपेंडिकुलर द प्रिंसिपल प्लेन, ये भी नहीं होगा। द टू प्रिंसिपल फेस ऑफ द ऑब्जेक्ट व्यू आर इंक्लाइन टू द पिक्चर प्लेन, ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो सिंगल पॉइंट पर्सपेक्टिव यही बोल रहा है, यही होता है कि क्या होता है कि जो आपका जो प्रिंसिपल फेस होता है, द प्रिंसिपल फेस ऑफ द ऑब्जेक्ट व्यू, प्रिंसिपल फेस ऑफ द ऑब्जेक्ट व्यू इज पैरेलल होता है। ठीक है, याद रखिए क्या होता है, पैरेलल होता है, ना कि उसका परपेंडिकुलर होगा, ना ही उसका इंक्लाइंड होगा। लेकिन ये सब में क्या दिया गया है, एक में आपका ऑप्शन नंबर डी में इंक्लाइंड दे दिया है, सी में आपका परपेंडिकुलर दे दिया है, जो कि नहीं होता। वो क्या होता है, एलवेज सिंगल पॉइंट पर्सपेक्टिव जो होता है एलवेज पैरेलल होता है। ठीक है, पैरेलल टू द पिक्चर प्लेन, पिक्चर प्लेन के पैरेलल होगा, तो ऑप्शन नंबर बी है करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। बताइए, इज द सिंपलेस्ट इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर सेटिंग आउट परपेंडिकुलर। बताइए, ये तो क्वेश्चन गलती नहीं होना चाहिए, ये तो आप लोग इस सब क्वेश्चन से वाकिफ होंगे। सेटिंग आउट परपेंडिकुलर टेकिंग ऑफसेट फ्रॉम द चेन लाइन, जो कि हम लोग चेन लाइन से क्या करते हैं, हम लोग ऑफसेट लेते हैं। वो हम लोग कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, कौन सा सिंपलेस्ट इंस्ट्रूमेंट है, तो क्रॉस स्टाफ। ये बताने की जरूरत नहीं था, लेकिन मैं भी बता दिया। ठीक है, क्रॉस स्टाफ इज द सिंपलेस्ट इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर सेटिंग आउट परपेंडिकुलर टू टेकिंग द ऑफसेट फ्रॉम अ चेन लाइन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। मान के चलिए कि ये मेरा चेन लाइन किया गया है। ठीक है, यहाँ से मेरा चेन लाइन है। ठीक है, अगर हमको यहाँ से क्या करना है, ऑफसेट लेना है। ठीक है, ऑफसेट लेना है तो हम लोग सबसे पहले कौन से ऑफसेट जो लेंगे, सेटिंग आउट ऑफसेट, यहाँ से हम लोग सेटिंग करेंगे ऑफसेट, टेकिंग ऑफसेट फ्रॉम चेन लाइन, चेन लाइन से हम लोग ऑफसेट लेंगे। वो हम लोग कौन सा मेथड से हम लोग यूज करते हैं, कौन सा स्टाफ हम लोग यूज करेंगे, तो क्रॉस स्टाफ यूज करेंगे। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, बताइए, रिमूवल ऑफ सोलूबल मटेरियल बाय द पासेज ऑफ वाटर थ्रू ऑफ सॉइल इज कॉल्ड, उस हम लोग क्या बोलते हैं, रिमूवल ऑफ सोलूबल मटेरियल। देख रहे हैं ना, रिमूवल ऑफ सोलूबल मटेरियल, जो मेरा पानी में जो मटेरियल घुला हुआ है, ठीक है, उसको क्या कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं। रिमूवल ऑफ सोलूबल मटेरियल बाय पासिंग ऑफ वाटर, जैसे हम लोग वाटर पास करेंगे, वैसे जो भी मेरा पानी में जो भी सोलूबल मटेरियल मतलब घुला हुआ है, घुलनशील में है, उसको हम लोग रिमूव करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो बाय पासिंग वाटर थ्रू द सॉयल के थ्रू। ठीक है, मेरा सॉयल में जो गंदा पानी भरा हुआ है और गंदे पानी में क्या है, सोल्यूबल प्रेजेंट है, तो उस सोल्यूबल प्रेजेंट को हम लोग रिमूव करने के लिए हम लोग उसमें वाटर थ्रू कर रहे हैं, क्या करते हैं, वाटर पास कर रहे हैं। तो वाटर पास करने का प्रक्रिया जो होता है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, एडजॉर्प्शन, एकदम नहीं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, लीचिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लीचिंग। इसके बारे में आप जानते हैं लीचिंग क्या होता है, बहुत अच्छे से आपको पता भी होगा कि जब कोई एरिया के अंदर अगर बहुत ज़्यादा कचरा है, ठीक है, कोई एरिया मतलब कोई भी एक जगह में वहाँ पर एरिया कचरा को मतलब डंप किया जा रहा है। ठीक है, तो डंप किया जा रहा है, इट मीन्स वहाँ पर वहाँ का जो सॉयल लेयर है, जो जिस सॉयल पे कचरा को डंप किया गया है, वो वहाँ का सॉयल लेयर क्या करेगा, वहाँ का पूरी तरह से जो सॉयल हो जाएगा, उसका जब पोरस भर जाएगा। ठीक है, पोरस भर जाएगा मतलब पूरा जितने भी उसके छिद्र होते हैं सारे भर जाएंगे, जिसके कारण वहाँ पर उसका जो दुर्गंध है बहुत खराब फैलेगा, और उस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, सीवेज सिकनेस बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, सीवेज सिकनेस बोलते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, परकुलेशन भी नहीं होगा और एडजॉर्प्शन भी नहीं होगा। लेकिन यहाँ जो क्या बोल रहा है कि जब कोई सॉयल में अगर उसके अंदर सोलूबल मटेरियल प्रेजेंट है, और वहाँ से जब हम लोग सॉयल से हम लोग पानी के थ्रू उस सोलूबल मटेरियल को बाहर निकाल रहे हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, लीचिंग बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी है करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, बताइए, ए डैम कंस्ट्रक्टेड ऑफ ए कंक्रीट और मशीनरी, एक डैम है जो कि कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है किसे, कंक्रीट और मशीनरी से, विच रिलाइज ऑन इट्स वेट द नेचुरल स्ट्रेंथ द वेट एंड नेचुरल स्ट्रेंथ फॉर स्टेबिलिटी इज कॉल्ड, किस टाइप का डैम होता है वो, ग्रेविटी डैम, स्टेबिलिटी डैम, अर्थन डैम, या फिर रिकॉर्ड डैम। बताइए किस टाइप का डैम होगा वो, स्टेबिलिटी डैम होगा कि ग्रेविटी डैम होगा, क्या बोल रहा है, फिर से एक बार पढ़िए। A dam constructed of concrete or masonry which relies on its weight और नेचुरल स्ट्रेंथ, क्या हो रहा है, नेचुरल स्ट्रेंथ के थ्रू स्टेबिलिटी है, स्टेबल है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेविटी डैम। क्या बोलते हैं, ग्रेविटी डैम। तो ऑप्शन नंबर बी है करेक्ट आंसर। बताइए, व्हाट इज फ्लाइट ऑफ ए स्टेयर, ये तो आप लोग को नहीं बताएंगे, बहुत बहुत बार आप लोग पढ़े होंगे।
बताइए इसका आंसर आप लोग कमेंट में दीजिएगा, कमेंट्स में इसका आंसर आप लोग टैप करें कितना इसका आंसर होगा। बाट इज फ्लैट ऑफ अ स्टेयर, बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको बताने का हम नहीं बताएंगे इसका आंसर, आप लोग इसका आंसर कल बताएंगे, ठीक है। पहले इसका आप लोग आंसर बताएं, बताइए। आर यूज टू बी फिक्स रेल टू वुडन, बताइए वुडन स्लीपर में हम लोग जो फास्टनर यूज करते हैं, कौन सा फास्टनर यूज करते हैं, इसके बारे में भी आपको मैं बताया हूँ। वुडन स्लीपर में जो हम लोग फास्टनर रेल को फिक्स करने के लिए, रेल को फिक्स करने के लिए जो हम लोग फास्टनर यूज करते हैं, उस फास्टनर को क्या बोलते हैं? फास्टनर बोलते हैं? एकदम नहीं। रिबेट बोलते हैं? एकदम नहीं। नेल बोलते हैं? एकदम नहीं। स्पाइक्स बोलते हैं, स्पाइक्स। स्पाइक्स देखते हैं आप लोग, मतलब घुमा टाइप में रहता है थोड़ा, वो क्या करता है, वो आपका वुडन स्लीपर को और रेल को दोनों को फिक्स करके रखता है, ताकि उस पर रेल मूव करता है, उस पर ट्रेन मूव करता है तो उसको, किसको, रेल को मूवमेंट करने नहीं देता है, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, उसको मूवमेंट को, रेल के मूवमेंट को मेंटेन करके रखता है, ठीक है। रेल का जो मूवमेंट होता है उसको मेंटेन करके रखता है, ठीक है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पैक्स बोलते हैं, जो कि हम किस में यूज करते हैं, वुडन स्लीपर में यूज करते हैं। तो डी इज ए करेक्ट आंसर, ठीक है दोस्तों। बताइए द रेशियो ऑफ हाइट, द रेशियो ऑफ हाइट टू विड्थ, हाइट कितना है, 10 है, 6 है, इज यूज फॉर, बताइए ये कैसा, ये आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग का क्वेश्चन है, कैपिटल लेटर में होगा, न्यूमेरिकल है, स्पेसिंग है, या फिर लोअर केस है, बताइए। द हाइट ऑफ, द रेशियो ऑफ हाइट टू विड्थ, हाइट टू विड्थ रेशियो, उसमें हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेसिंग है, स्पेसिंग बोलते हैं कि लोअर केस लेटर बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लोअर केस लेटर बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी है करेक्ट आंसर, लोअर केस लेटर बोलते हैं, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। बताइए इन ए किंग पोस्ट रस प्रिवेंट द पर्लिंग फ्रॉम टिल्टिंग, बताइए किंग पोस्ट रस को प्रिवेंट कर रहा, रोक रहा है फ्रॉम टिल्टिंग से, ठीक है। इसके बारे में तो आप लोगों को पता ही होगा, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्लीट ना लगाते हैं जी, क्लीट लगाते तभी तो टिल्ट होने से बचता है, क्लीट लगाते हैं तभी तो टिल्टिंग होने से बचता है। क्लीट मतलब क्या होता है, क्लीट मतलब एक टाइप से वो मतलब फास्टनर काम करता है, मतलब उसको पकड़ करके रखता है ताकि वो टिल्ट ना हो जाए, ठीक है। उसे क्या बोलते हैं, इन ए किंग पोस्ट ट्रस क्लीट आर यूज टू प्रिवेंट द पर्लिंग फ्रॉम टिल्टिंग, फ्रॉम दी टिल्टिंग, ठीक है, उसे टिल्टिंग करने से रोकता है। तो ऑप्शन नंबर सी है करेक्ट आंसर, ठीक है दोस्तों। बताइए इट इज द कंपोजिशन ऑफ गुड ब्रिक अर्थ एंड आल्सो हार्मफुल इंग्रेडिएंट ऑफ इट्स, बताइए इनमें से कौन सा कंपोनेंट है जो कि सीमेंट के ब्रिक्स के लिए गुड ब्रिक अर्थ का वो काम करता है, और वो क्या करता है, हार्मफुल भी है। क्या है, हार्मफुल, हार्मफुल इंग्रेडिएंट भी उसको बोलते हैं। उसे मतलब क्या बोलते हैं, बताइए। आयरन पैराट है, उसे हम लोग आयरन पैराट बोलते हैं, या फिर हम लोग एल्कलीज बोलते हैं, या फिर लैम्प बोलते हैं, या फिर हम लोग आयरन ऑक्साइड बोलते हैं। याद रखिएगा जो मेरा जो क्या बोल रहा है कि द कंपोजिशन ऑफ ए गुड ब्रिक अर्थ एंड आल्सो हार्मफुल इंग्रेडिएंट, आल्सो ए हार्मफुल इंग्रेडिएंट, वो गुड ब्रिक अर्थ भी है और साथ ही साथ वो हार्मफुल भी कर रहा है, ठीक है, उसे हम लोग लैम्प बोलते हैं, ठीक है, लाइम बोलते हैं। लोग इसमें कितना आंसर मारेंगे पता है, कितना लोग क्या मारेंगे, अल्कली मारेंगे, ठीक है, अल्कली नहीं है, एलवे याद रखिएगा। जो आपका गुड ब्रिक अर्थ भी है, गुड ब्रिक अर्थ में आपका मेन कंस्टिट्यूएंट आपका लैम भी होता है, और साथ ही साथ वो क्या करता है, वो हार्मफुल भी है, किसके लिए, ब्रिक अर्थ के लिए। ब्रिक अर्थ हम लोग जिस टाइम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, बनाते हैं उसके मोल्डिंग टाइम, तो उस वो जो आपका क्या बोलते हैं, लैम्प जो होता है, लैम्प दोनों टाइप से वर्क करता है, एक तरह से गुड ब्रिक का अर्थ का भी काम करता है, और साथ ही साथ वो हार्मफुल इंग्रेडिएंट का भी काम करता है। तो उसी को बोल रहे हैं कि ये सी इज करेक्ट आंसर। हार्मफुल इंग्रेडिएंट कौन है इनमें से, तो लैम है, कौन है, लाइम है, सी इज करेक्ट आंसर। बताइए IS 4745 विच फॉलो टू डिजाइन विच टाइप्स ऑफ कैनाल, ये आपका IS कोड जो दिया गया है, ये इसमें किस टाइप का कैनाल को डिजाइन किया गया है, एलवेज लाइन कैनाल, क्या एलवेज लाइन कैनाल, तो ऑप्शन नंबर सी है करेक्ट आंसर। बताइए इज द मेथड ऑफ ओरिएंटेशन, इज द मेथड ऑफ ओरिएंटेशन एम्प्लॉय व्हेन द व्हाट प्लेन टेबल ऑक्युपाई योर
ऑक्यूपाई ऑक्यूपाई ए पोजीशन नॉट ए लोकेटेड ऑन द ड्राइंग शीट। बताइए कल मैं इस टाइप से क्वेश्चन हम लोग किए हैं कि नहीं? कल ही शायद हम लोग किए हैं। कल बताया था आपको ट्रांसवर्सिंग और रिसेक्शन वो क्या करता है, ओनली फॉर आपका वो ऑक्यूपाई, मतलब सिर्फ वो स्टेशन को ऑक्यूपाई करता है, ठीक है, स्टेशन को ऑक्यूपाई करता है, लेकिन वो ड्राइंग शीट पे वो लोकेट नहीं करता है, ठीक है। जो हम लोग का होता है ड्राइंग शीट पे जो हम लोग लोकेट करते हैं वो लोकेट नहीं करता, कौन? ट्रांसवर्सिंग और रिसेक्शन। लेकिन यहाँ पूछ रहा है कि इज मेथड ऑफ ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन इम्प्लाई वेन द टेबल टेबल ऑक्यूपाई ए पोजिशन येट नॉट लोकेटेड ऑन द ड्राइंग शीट इज नोन एज रिसेक्शन मेथड। क्या बोलता है? रिसेक्शन मेथड। तो डी इज ए एप्रोप्रिएट आंसर। ठीक है दोस्तों, बताइए द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंजीनियरिंग ड्राइंग मीन्स मीन्स लाइन सेगमेंट, पॉइंट, प्लेन, सर्कल, पॉलीगॉन यूज बाई ए कंपास एंड स्ट्रेट एज इज कॉल्ड जियोमेट्री कंस्ट्रक्शन। जिसमें सारे आ जा रहा है, पॉइंट भी आ रहा है, प्लेन्स भी आ रहा है, सर्कल भी है, पॉलीगॉन भी है, उसको हम लोग इंजीनियरिंग ड्राइंग में क्या बोलते हैं? ज्योमेट्री कंस्ट्रक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। तो आज का सेट का क्वेश्चन यहीं तक समाप्त होता है दोस्तों। ठीक है, आप लोगों को बताएं कि कैसा सेट रहा। ठीक है, क्वेश्चन का कैसा, मतलब कितना क्वेश्चन आपका सही हो पा रहा है, कितना क्वेश्चन इसमें आप गलती आपसे हो रहा है। जो क्वेश्चन गलती हो रहा है उस क्वेश्चन को आप कॉपी में नोट डाउन करें, कल फिर आपको मॉर्निंग में उस कॉपी को एक बार जरूर पढ़ लें। ठीक है दोस्तों, फिर हम लोग मिलते हैं। चलिए अब नेक्स्ट डे में, डे नंबर 9 है, जो कि बस कुछ ही देर में आपको अपलोडेड मिलेगा। मतलब जो इसका टाइमिंग है, टाइमिंग आपको पता है क्या है, 8:30 से 9 के बीच में। ठीक है, तो ये वीडियो आपको 8:30 तक मिल जाएगा। और फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो, मतलब नेक्स्ट डे के लिए प्लानिंग करेंगे। और आप लोग जान रहे हैं कि 2025 का ये लास्ट ईयर है, लास्ट डे का लास्ट दिन भी है। आज आपका 30 तारीख हो ही गया, कल इसका 31 जनवरी है, सॉरी 31 दिसंबर है। इसमें आराम से खुशी खुशी मनाइए। लेकिन ध्यान रखिएगा, जो आप लोग का गोल है, जिस मकसद से हम लोग पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, आई होप 2026 में हम लोग सक्सेसफुल होंगे। ठीक है दोस्तों, इसी वर्ड के साथ मैं आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, नमस्कार।